नमस्कार बच्चों, यह कक्षा 10वीं के फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था रूढ़िवादी, उदारवादी और क्रांतिकारियों के बारे में कि किस तरह से समाज के कुछ हिस्सों में बंट जाने से, अलग अलग विचारधाराओं में बंट जाने से सामाजिक परिवर्तन हुए थे और इन्हीं सामाजिक गुटों में बंट जाने की वजह से यूरोप को क्रांतियों ने घेर लिया था। तो इस पार्ट में हम आज क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक रहा। क्रांतियों की वजह थी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का फिर से ताकत में आ जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वियना सम्मेलन हुआ था नेपोलियन को हराने के बाद, उस वियना सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया था कि सभी पुरानी राजशाही के जो वंशज हैं, जो राजा हैं, राजकुमार हैं, उन्हें फिर से गद्दी पर बिठा दिया जाए। इस तरह से रूढ़िवादियों का लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा हो गया था और ऐसे में उदारवाद और राष्ट्रवाद की धारणा को मानने वाले लोगों को क्रांतिकारियों से जोड़कर देखा जाने लगा था कि उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना में विश्वास रखने वाले लोग क्रांतिकारी हैं और देश के लिए खतरनाक हैं। और इन उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं में कौन लोग थे? शिक्षित, मध्यम वर्गीय, विशिष्ट लोग। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। तो बात करते हैं, सबसे पहला विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ है। किसके खिलाफ? बूरबो राजा, जो कि वियना कांग्रेस में, जिसे फ्रांस की गद्दी पर फिर से बिठा दिया गया था 1815 में, इनके टाइम में हुआ। रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था इस बूरबो राजवंश को। अब इन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था, क्योंकि उदारवादी क्रांतिकारी नहीं चाहते थे कि रूढ़िवाद फिर से अपने पैर फैलाए और यूरोप में राष्ट्रवाद आने से रोके। और उसकी जगह उन्होंने क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र को लागू कर दिया था फिर से फ्रांस में, जिसका अध्यक्ष, जिसका मुखिया या जिसे राजा बनाया गया वो थे लुई फिलिप। संवैधानिक राजतंत्र लुई फिलिप के अंडर में बनाया गया था। और फ्रांस में क्योंकि क्रांति शुरू हुई है तो मेटरनिख ने फिर से एक स्टेटमेंट दी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। आपको याद होगा पार्ट 4 में भी आपने पढ़ा था, मेटरनिख ने जोसेफ मेज़नी के बारे में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि जब जब फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप में उसकी छुआछूत की तरह वह फैल जाता है। इसलिए अब फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई है तो नेचुरली ही यूरोप को भी वो अपने लपेट में लेगी ही। इसीलिए उसने ये शब्द कहे थे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे और कब कहे, किस उपलक्ष्य में कहे, कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। और जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ था? ब्रसेल्स में हुआ। फ्रांस के बाद ब्रसेल्स में हुआ। और इसके पीछे क्या रीज़न था होने का कि परिणाम क्या रहे थे इसके? यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया था। और एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जुलाई युद्ध हो रहा है, फ्रांस में तख्ता पलट हो रहा है। उसके साथ साथ एक छोटा सा देश यूनान, जो उस टाइम में ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की के अंडर में था, तुर्की ने कब्जा कर रखा था, उसको दबा के रखा हुआ था। वहाँ के लोगों में जागरूकता आई, उन्हें महसूस हुआ कि वह तो सभ्यता का पालना कहे जाने वाले महान देश के महान नागरिक हैं और उन्हें कैसे कोई हरा सकता है। वो महान योद्धा हैं, वो यूरोप के नायक रहे हैं। अतः उन्होंने भी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया और इसकी शुरुआत हुई थी 1821 में। आपसे पूछ लिया जाएगा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? 1821 में हुई। किसके खिलाफ हुई थी? तुर्की के खिलाफ हुई थी, क्योंकि तुर्की ने कब्जा किया हुआ था।
और इसे पश्चिम यूरोप के बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला था, क्योंकि सभी को पता था कि प्राचीन यूनानी संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट थी, वहाँ से पूरे यूरोप को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वह कौन सा युद्ध था जिसके लिए कवि ने धन इकट्ठा किया था, या कवि खुद लड़ने गए थे? तो यही यूनानी स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड बायरन थे, इन्होंने धन भी इकट्ठा किया था युद्ध लड़ने के लिए, और 1824 में उनकी मृत्यु बुखार से तो हो गई थी, लेकिन वह युद्ध में लड़ने भी गए थे। धन भी इकट्ठा किया है और युद्ध में भी लड़ने गए हैं, और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई है। और परिणाम स्वरूप, मतलब जहाँ इतने सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई थी। और इस तरह से 1821 में शुरू होने वाला यूनानी स्वतंत्रता संग्राम 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ एक बंद हो गया था और यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। आगे हम पढ़ते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना यानी कि रूमानीवाद होता क्या है? राष्ट्रीय भावना से प्रेरित जब आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में, देशभक्ति गानों के रूप में निकलने लगे, फैलने लगे, तो वही रूमानीवाद कहलाता है। यहाँ पर एक राष्ट्र के विचार का निर्माण उसकी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत आदि में राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। इसका क्या रीज़न है? अभी तक तो हमने सुना है कि किसी राष्ट्र को आज़ाद करवाने के लिए, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए युद्ध होते हैं, हथियार, बम उठाए जाती हैं, लेकिन ये एक नई चीज़ है जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं कि रूमानीवाद के द्वारा भी राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका रीज़न यह था कि क्योंकि हम उस यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं जब सभी लोग शिक्षित नहीं हुए थे। ऐसे में अखबारों में, टीवी में कविताएं लिखकर, पत्रिकाएं छापकर इन भावनाओं को आगे तक पहुंचाना, लोगों तक अपना मैसेज देना पॉसिबल नहीं था। तो अनपढ़ लोगों को राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए, उन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लोकल लेवल पर गीत, कविताएं, भक्ति गीत ये सब लिखे गए थे। और अपने जो उनके महान योद्धा थे, महान उनके पूर्वज थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ रहस्यमयी भावनाएं बताई गई, महिमा मंडन उनका किया गया, और मतलब खूब अच्छे से लोगों को नाटक दिखा कर राष्ट्रवाद के मायने समझाए गए थे। जर्मन दार्शनिक योहान गोटफ्रीड, आपसे पूछ लेंगे योहान गोटफ्रीड कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। आप देखिए यहाँ अक्सर एमसीक्यू से पूछ लेते हैं, ये दासमुख शब्द आपको दिख रहा है, इसको डाल के पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आम लोग। ये वो जर्मन शब्द है जो आम लोगों के लिए यूज़ किया गया। दूसरा कई बार वोकिस्ट डाल के पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है राष्ट्र। इस तरह से इनकी सच्ची आत्मा, लोगों की, देश की सच्ची आत्मा लोक गीतों में, जन काव्य में, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि लोग निरक्षर थे, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। और इस तरह से साथ भाषा ने भी राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रूसी कब्जा होने के बाद पोलैंड पर पोलिश भाषा को स्कूलों में ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है, रूसी भाषा को उनके ऊपर लादा जा रहा है। और इससे
राष्ट्रवादी विचार और ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि चर्च में जो पंडित और पादरी थे, बिशप्स थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार रूसी भाषा में करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें साइबेरिया जेलों में भेज दिया गया, ताकि पोलिश भाषा को दबाकर वो रूसी भाषा के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने वाली पोलिश भाषा को हटा सकें और रूसी भाषा के महत्व को बनाए रख सकें। उसके बाद शुरू हुआ भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि एक तो जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी और औद्योगिकरण भी आ गया था, जिसकी वजह से गांव से जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर होना शुरू हो गया था और अक्सर गांव खाली होने लगे थे। शहरों में मज़दूरों की तादाद, लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी, जिस वजह से शहर झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील होना शुरू हो गए थे और भारी भीड़ गरीब बस्तियों में रहने को मजबूर होने लगी थी। दूसरा, इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े ने भी मज़दूरों के बने हुए सामान को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी। वो अपना सामान बेच नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो सामंती शुल्कों और जमींदारियों के बोझ तले दबे हुए थे और उन्होंने अपने ज़मीनें बेच दी थी और कुछ फसलें खराब होने की वजह से गरीबी के तले दबते ही जा रहे थे। था 1848 वाला। 1848 में क्या हुआ, जब खाने पीने की कमी और व्यापारी बड़े स्तर पर फैल गई तो लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जगह जगह नारेबाजी की, हड़तालें की, अवरोध लगाए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। लुई फिलिप आपको याद होगा, जिसे 1830 के आसपास में गद्दी पर बिठाया गया था और 1848 में उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। और तब सत्ता में कौन आया? राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली, जो संसद की तरह थी, ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ये सब कब हुआ? जब बड़े लेवल पर क्रांति यूरोप में, पेरिस में, फ्रांस में शुरू हो रही थी। लेकिन इससे पहले 1845 में सबसे बड़ी घटना घट चुकी थी, जो सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जो उन्हें कच्चा माल देकर उनसे निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत ही कम देते थे। पत्रकार विलियम वोल्फ ने सिलेसिया के इस गांव की घटना को अपने शब्दों में बताया कि किस प्रकार 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ ने ठेकेदारों की कोठियों पर, जमींदारों की कोठियों पर हमले किए और उनके चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। भंडार घरों में घुस गए, भंडारों को लूट लिया, तार तार कर दिया और ठेकेदारों को अपने परिवार समेत गांव छोड़कर भागना पड़ा। और 24 घंटे की इस मुठभेड़ के बाद अंत में सेना को बुलाकर 11 बुनकरों को गोली मार दी गई और इस तरह से बुनकरों के इस क्रांति को दबाया गया। 1848 उदारवादियों की क्रांति। फिर से देखिएगा, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की भी क्रांति हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। लुई फिलिप की बात यहाँ पर हो रही है। और एक गणतंत्र घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया।
इस तरह से यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक उसी समय में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में, बहुत इम्पोर्टेंट है यह फ्रैंकफर्ट शहर, नोटिस कर लीजिएगा इसको, जर्मन इलाकों में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया, मतलब बनाई। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। आपसे पूछेंगे फ्रैंकफर्ट संसद से आप क्या समझते हैं, या क्या होती है, या कहाँ पर है, इसमें क्या निर्णय लिया गया था। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। यहाँ पर कौन सा कार्य हुआ था कि जर्मनी को एक कैसे किया जाए, जर्मनी का एकीकरण किस तरह से किया जाएगा, उसका संविधान क्या होगा, किस तरह के कानून अपनाए जाएंगे, इन सभी का फैसला फ्रैंकफर्ट शहर में फ्रैंकफर्ट संसद में लिया गया था। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन संसद के अधीन अंडर में रहेगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, याद रखिएगा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कहाँ के राजा थे, प्रशा के, को जर्मनी का ताज के पहनाने की पेशकश की गई तो उसने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा अर्थात संसद के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा स्वीकार कर लेता है इस ताज को तो कुलीन वर्ग और सेना कुलीन वर्ग उसके खिलाफ हो जाएगा, जिससे कुलीन वर्ग और सेना का काफ़ी विरोध बढ़ भी गया था कि राजा ने मना कर दिया था। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनके समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, असेंबली थी, इसे भंग होने पर मजबूर किया गया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया। आपसे पूछ लेंगे महिलाओं का योगदान क्या रहा था, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, इन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाए थे, अखबार शुरू किए थे, राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया, प्रदर्शनों में शिरकत की, मतलब जो भी हड़ताल धरने वगैरह होते थे उनमें महिलाएं काफ़ी सक्रिय रूप में नजर आई थी। इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान कहाँ बिठाया गया, बैठने की तो जगह दी ही नहीं गई, बल्कि बोला गया कि ऊपर खड़े होकर, ऊपर जो लॉबी टाइप एक स्थान होता है वहाँ खड़े होकर आप सिर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी कार्यवाही चल रही है, और उन्हें मताधिकार से भी वंचित कर दिया गया कि असेंबली में क्या डिसीजन होगा, कौन लोग चुनेंगे, उसका मत देने का अधिकार आपको नहीं है। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल, मैंने बताया आपको, प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा, ये देखिए खड़ी हुई है यहाँ पे महिलाएं देखने के लिए कि आप सिर्फ देख सकते हैं क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। अतः रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब तो हो गई थी, किंतु वह पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई थी। राजाओं के समझ में आना शुरू हो गया था कि अब उन्हें उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्कर को समाप्त किया जा सकता है। और 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्व यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले यानी कि नेपोलियन के समय में हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या किया गया था 1848 के बाद वाले वर्षों में? भूदासत्व को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों
को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ था। वो चाह रहे थे कि अगर हम कुछ रियायतें देकर इन उदारवादियों को, क्रांतिकारियों को अगर चुप करवा कर कुछ और वर्षों तक शासन कर पाते हैं तो इसमें उनके लिए कुछ अच्छा ही हो सकता है।